तो नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में बात करेंगे सीटेट 2025 में होने वाले एग्जाम से संबंधित पर्यावरण के पेडागोजी प्रश्न है, जिसके अंतर्गत प्रीवियस मॉडल पेपर को यहाँ पे शामिल किया गया है। प्रीवियस मॉडल पेपर के उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कि यहाँ पे 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, उनको ही केवल शामिल किया गया है आज की ईवीएस की क्लास में। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि 20 प्रश्न है, जिसमें से टारगेट आपका 15 प्रश्न का है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से, ईमानदारी से। अगर क्लास बेहतर लग रही हो और आप लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में और लाइक करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है हमारा। यदि किसी प्राथमिक कक्षा में शिक्षक जो है जल चक्र यानी वाटर सर्कल को पढ़ाते समय केवल चित्रों को दिखाने की, देखिए यहाँ पे केवल कहा है, केवल चित्र दिखा रहा है, तत्वों को सुनाने और परिभाषा लिखवाने तक सीमित कर रहा है। कितना काम कर रहा है? चित्र दिखा रहा है, सुनने का कार्य कर रहा है और लिखवाने का कार्य कर रहा है। तो यह किस प्रकार की शिक्षण विधि की कमी को दर्शाता है और इस स्थिति में विद्यार्थियों की अवधारणा निर्माण जो होता है, अवधारणा निर्माण में कौन सी प्रमुख बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए इसमें क्या है, चित्र दिख रहा है, सुन रहा है और लिख रहा है। तो इसमें कोई एक ऐसा छूटा है जिसको हमको ऑप्शन में से ढूंढना है। तो पहला हमारा कह रहा है कि यह स्थिति अनुभवात्मक अधिगम की कमी को दर्शाता है। चित्र देख रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है, लेकिन अपने अनुभव के माध्यम से यहाँ पे कार्य क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो अधिगम की कमी दर्शाती है, जिससे विद्यार्थी केवल रटता है। यहाँ पे लिखवाने की कार्य हो रहा है तो रट रहा है, अधिगम सीमित हो जाती है और वास्तविक जीवन की अवधारणा से लागू नहीं हो पाता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। दूसरा कह रहा है यह स्थिति संरचनावादी दृष्टिकोण को पूर्णतः दर्शाती है, नहीं दर्शाती क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ता नहीं है। तीसरा कह रहा है यह स्थिति थीम आधारित नहीं है, इतना याद रखेगा। और यहाँ पे चौथा देखिए क्या कह रहा है, यह स्थिति अनुशासनात्मक तो है लेकिन सफलता को पूरा नहीं दर्शाती क्योंकि 4 कौशल होते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, पढ़ना लिखना सुनना बोलना, ये आपके आते हैं सुबोपली के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला जितने लोगों का आया एकदम सही है। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इसमें बताया कि अनुभवात्मक जो होता है आपका अधिगम विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष सक्रिय भागीदारिता को सीखने के अवसर देते हैं, जिससे वो जल चक्र के प्रक्रियाओं को गहराई से समझ सकते हैं और केवल सुनना और यहाँ पे लिखना अवधारणा निर्माण में बाधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही था। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, करा कि जब एक शिक्षक ईवीएस में स्थानीय संसाधनों पर आधारित प्रोजेक्ट देता है जिसमें विद्यार्थियों को अपने गांव या शहर में पानी के स्रोत, प्रदूषित स्तर और उसके समाधान पर रिपोर्ट बनानी है, तो किस प्रकार की गतिविधि का सबसे गहरा शैक्षिक उद्देश्य होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक टीचर है जो ईवीएस की क्लास को यहाँ पे देखता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाएं, शहर और गांव के स्तर में पानी के जो स्रोत हैं उससे दूषित स्तर को जांचें और समाधान करके रिपोर्ट बनाएं। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को केवल किताबों में लिखी जानकारी दोहराने केवल शब्द दे दिया है, तो समझिए ये आपका गलत है। नेक्स्ट कर रहा है आपका कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान की प्रक्रिया में वास्तविक जीवन यानी देख कर रिपोर्ट तैयार करना है, तो वास्तविक जीवन हो गई, स्थितियों से जोड़ना और सामुदायिक सहभागिता, क्योंकि उसके बीच जाएंगे तो सहभागिता बढ़ेगी समुदाय से। तो इसको राइट आंसर हम मान सकते हैं। दूसरा तीसरा करा है विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में निबंध लिखने की अभ्यास नहीं कराना यहाँ पे है। विद्यार्थियों को समय प्रबंधन के प्रोजेक्ट जल्दी जमा करने के लिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वास्तविक जीवन से जोड़कर उस पर रिपोर्ट तैयार करानी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्थानीय संदर्भ आधारित प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को पर्यावरणीय समस्याओं को प्रत्यक्ष देखने और समाधान के सामूहिक सोच विकसित करने के अवसर देती है। वहीं पे अगर ए वाला जो गलत है यहाँ पर रटने पर जोर दे रहा है, सी वाला कह रहा है भाषा कौशल का मुख्य उद्देश्य नहीं है और चौथा कह रहा है समय प्रबंधन में सहायक कौशल का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही था। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे इस क्लास के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस में एकीकृत शिक्षण यानी सभी विषयों को एक शामिल करने की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड टीचिंग अप्रोच की बात कर रहा है, जिसमें अपनाने पर किस प्रकार की संज्ञानात्मक संरचना विद्यार्थियों में विकसित होती है। जब शिक्षक कृषि विषय को विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन से जोड़कर देखता है, एकीकृत दे दिया तो सभी विषयों को शामिल करना है, तो जोड़कर किस तरीके से पढ़ाता है, अध्ययन करता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि यह दृष्टिकोण केवल दे दिया है, काट दीजिए तुरंत बिना सोचे समझे, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर बल दे रहा
रहा है, एकीकृत में सभी आ जाएंगे। दूसरा हमारा कह रहा है कि यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विभिन्न विषयों के साथ बीच संबंधों का मानसिक चित्रण यानी कह रहा है कॉग्निटिव मैप विकसित करता है, जिससे ज्ञान के वास्तविक स्थितियों पर लागू क्षमता बढ़ती है। एकदम सही है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। यह दृष्टिकोण विद्यार्थियों में केवल रटने की प्रवृत्ति है, यह दृष्टिकोण विषयों को अलग अलग बंटवाने की बात कर रहा है। नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताता है कि एकीकृत शिक्षण विषयों के संबंध में स्थापित होती हैं, विद्यार्थियों को जटिल समस्याओं को हल और खोजने में सक्षम होता है। देखिए, सभी विषयों को शामिल करेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट से जुड़ता अगर मिल गया तो उससे समस्या समाधान हो जाएंगी। अगर हम बात करें यहाँ पे आज की क्लास के चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर है, ये करा है कि जब एक शिक्षक ईवीएस में मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध पढ़ाते समय केवल प्रदूषण के प्रकार गिनवाता है, लेकिन उससे प्रभावित संसाधन मानव व्यवहार के योगदान को नहीं समझाता है, तो किस प्रमुख शिक्षण पद्धति का अनदेखी कर रहा है? तो पहला कर रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ पे सिद्धांत की अनदेखी कर रहा है, जो कि गलत है। सतत विकास शिक्षा की अनदेखी करा है, एजुकेशन फॉर यहाँ पे करा है कि स्टेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जो कि एकदम सही होगा, दूसरा ऑप्शन ही होगा, क्योंकि सतत विकास की बात हो रही है, अनदेखी कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे करा बहुविकल्पी दृष्टिकोण की एकदम है, तो इस आधार पर ये गलत है। परियोजना आधारित अधिगम ये भी आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो सतत विकास शिक्षा में न केवल पर्यावरणीय समस्याएं बल्कि उसके समाधान और मानव की भूमिका को भी यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कराए कि यदि ईवीएस की कक्षा में शिक्षक जैविक विविधता संरचना पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को क्या कर रहा है, विभिन्न प्रजातियों के महत्व, उसके लुप्त होने के कारण और संरक्षण उपायों की खोज स्वयं करने का अवसर देता है, तो यह किस प्रकार के यहाँ पे अधिगम को बढ़ावा देता है? देखिए, खुले अंत वाले प्रश्न हैं, इतनी याद रखिएगा। निष्क्रिय अधिगम की बात कर रहा है, यहाँ पे सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबको कह रहा है कि आप लोग खुद इसे करिए, अवसर दे रहा है, तो ये सक्रिय होगा यहाँ पे। दूसरा करा अन्वेषण आधारित, अन्वेषण मतलब होता है खोज, और यहाँ पे अवसर दे रहा है खुद से खोजने की, तो ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश देखकर जो सामने हो गलत है। यहाँ पे अनुशासनात्मक अधिगम नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, दूसरा ही सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें, तो व्याख्या देखिए बहुत ही बेहतर है। करा कि विद्यार्थी स्वयं जानकारी खोजते हैं, इससे इसकी जिज्ञासा और समस्या समाधान विकसित होती है। और यहाँ पे ACD में कह रहा है कि गलत है, क्योंकि ये पारस्परिक निष्कर्ष और यहाँ पे शिक्षक केंद्रित विधियां हैं, छात्र केंद्रित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कह रहा है कि जब यहाँ पे EVS के शिक्षक कक्षा में वनों की कटाई, यहाँ पे कह रहा है कि जब कटाई होती है तो उसके विषय पढ़ाते समय केवल आंकड़े और यहाँ पे तथ्यों को बताने के बजाय विद्यार्थियों को यह कार्य देते हैं कि वे अपने इलाके में पेड़ों की कटाई वास्तविक कारण और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव और यहाँ पे संभावित संसाधन का समूह चर्चा करें। इस पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक लाभ क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए लाभ क्या होगा। पहला हमारा करा विद्यार्थियों को आंकड़े याद करवाने के लिए याद नहीं करवाना है, ये गलत हो गया। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, यहाँ पे कह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग, और यहाँ पे सहयोगात्मक, यहाँ पे कह रहा है कि अधिगम, यहाँ पे कह रहा है कि कोलैबोरेटिव कर रहा है, यानी कलेक्टिव करने के लिए बात कर रहा है, सहयोग की बात कर रहा है, कोलैबोरेटिव की बात कर रहा है, लर्निंग दोनों की यहाँ पे विकास की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। विद्यार्थियों में केवल यहाँ पे दिया है तो काट दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका दूसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया कि इस प्रकार की जो गतिविधि होती है विद्यार्थियों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण और यहाँ पे टीम वर्क दोनों सिखाती हैं। अगर हम सातवें प्रश्न की बात करें, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि EVS में वैकल्पिक मूल्यांकन यहाँ पे कह रहा है कि का प्रयोग किस स्थिति में सबसे प्रभावी माना जाता है। जो असेसमेंट है EVS की, यहाँ पे मूल्यांकन जो है ये किस स्थिति में सबसे प्रभावी माना जाता है। तो पहला हमारा कह रहा है कि जब विद्यार्थी केवल लिखित परीक्षा में अंक अच्छे प्रदर्शन करते हैं, केवल शब्द दिया है काटिए। जब यहाँ पे कह रहा है शिक्षक विद्यार्थियों की परिभाषा पर्यावरणीय अवधारणाओं को परियोजना फील्ड यहाँ पे पोर्टफोलियो और मौखिक प्रस्तुत करते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा सही लग रहा है। जब स्कूल में समय की कमी हो, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। जब केवल दिया है तो ये भी आपका गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या पे करा है वैकल्पिक मूल्यांकन वास्तविक और परिस्थितियों के साथ में जोड़कर सिखाती है। अगर आठवें प्रश्न की बात करें तो ये तो और भी महत्वपूर्ण है। ये करा यदि शिक्षक EVS में जल प्रदूषण
पढ़ाते समय विद्यार्थियों के पास के तालाब और नदी पर जल नमूना तैयार या फिर लाकर उसमें उपस्थिति अशुद्धियों का निरीक्षण करने के उसके संभावित स्रोतों का पता लगाने को कहते हैं। तो किस अधिगम पद्धति का उदाहरण देता है? तो पहला करा कि निष्क्रिय अधिगम, सक्रिय होना चाहिए, गलत है। जिज्ञासा आधारित अधिगम, रटने पे गलत होगा, व्याख्यान गलत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका भी सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 9वें प्रश्न की, सॉरी यहाँ पे 8वें प्रश्न की व्याख्या की, विद्यार्थी स्वयं डाटा इकट्ठा करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। और सभी प्रश्नों में यहाँ पे शिक्षक केंद्रित प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे देखिए 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि जब ईवीएस शिक्षक जल वायु परिवर्तन विषय में विद्यार्थियों को उससे कहते हैं कि वे अपने क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों के मौसम के पैटर्न का अध्ययन करें और उसके आधार पर भविष्य में संभावित बदलावों का अनुमान लगाएं, तो यह किस प्रकार के उच्च स्तरीय सोच कौशल को विकास करता है? पहला करा स्मरण शक्ति की, विश्लेषण और पूर्वानुमान, क्योंकि यह पहले की जानकारी को एकत्रित करना है तो पूर्वानुमान होगा। रटना नहीं है, सरल पुनरावृत्ति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी देखिए लगातार दूसरा ही सही हुआ है, इतना याद रखिएगा। अगर क्लास बेहतर लग रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक सपोर्ट आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे देखिए करा गतिविधि विद्यार्थियों को डेटा विश्लेषण और तार्किक पूर्वानुमान की क्षमता को विकसित करता है। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अच्छे से इसका आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि कितने लोगों ने इसका आंसर सही किया है। ईवीएस में स्थानीय परिवेश में आधारित शिक्षा का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? पहला कह रहा है कि छात्र किताब से पौधों के नाम याद करें, याद करने की बात कर रहा है, जो कि गलत है आपका है। छात्रों में आसपास के बगीचों और यहाँ पे खेतों में जाकर पौधों की प्रजातियों की सूची बनाएं और उसके उपयोग को जानें, एकदम सही है। करा शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर नक्शा बनाकर दिखाए, नहीं। केवल दिया है विज्ञान की प्रयोगशाला में पौधे यहाँ पे करा के अध्ययन करें, केवल शब्द दे दिया तो काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा लगातार ये भी सही हुआ आपका। अगर व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में वही दिया है कि प्रत्यक्ष अनुभव और स्थानीय संदर्भ का विकसित होना बहुत जरूरी है। अगर 11वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि ईवीएस शिक्षक मानव वन्य जीव संघर्ष पढ़ाते समय केवल जीवों के प्रकार और संख्या पर चर्चा करता है, केवल दे दिया तो किसी एक पर ही बल देगा, लेकिन संघर्ष के सामाजिक पर्यावरणीय पहलुओं को नहीं जोड़ता तो किस प्रकार के शैक्षिक यहाँ पे सिद्धांत का उल्लंघन करता है? यहाँ पे बहुविकल्पी नहीं, यहाँ पे स्वर यहाँ पे यही होगा, बहुविकल्पी का होगा, क्योंकि केवल एक पे ही बल दे रहा है। अनुभवात्मक नहीं होगा, प्रत्यक्ष करा नहीं रहा है, वैकल्पिक होगा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला एकदम आपका सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे करा कि बहुविकल्पी दृष्टिकोण में समस्या से सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, तो 12वां हमारा कह रहा है कि जब विद्यार्थी ईवीएस में कचरा प्रबंधन विषय पर अपने घर और स्कूलों के कचरों का डेटा एक सप्ताह तक एकत्रित करते हैं, फिर उसे जैविक और अजैविक श्रेणियों में बांटते हैं, तो यह किस प्रकार के अधिगम का सबसे अच्छा उदाहरण कह रहा है? कि डेटा आधारित अधिगम, रटंत अधिकारी अधिगम, और यहाँ पे कह रहा है हमारा कि मौखिक अधिगम, और यहाँ पे चौथा कह रहा है निष्क्रिय अधिगम। तो निष्क्रिय तो होगा नहीं, इतना याद रखिएगा। और 12वां का दिया है तो 12 का यहाँ पे पहला ही सही होगा, क्योंकि डेटा आधारित अधिगम को यहाँ पे क्या करना है? एकत्रित करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपका जो होगा सही होगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। इससे पहले हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न 13वें प्रश्न पे। 13 का प्रश्न हमारा कह रहा है कि ईवीएस में मॉडल बनाना यानी मॉडल मेकिंग करना पद्धति का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? विद्यार्थियों में केवल दे दिया है कलात्मक क्षमता विकसित करना, गलत है। अवधारणाओं को ठोस रूप से प्रतिरूप में बनाना, एकदम सही है। समय व्यतीत करना नहीं है, अवसर तो देना ठीक है, लेकिन रटना दे दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। इसकी व्याख्या भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा या फिर पीडीएफ लेके कर लीजिएगा, इसकी व्याख्या को देखकर समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस के मैदान में भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में मनोरंजन कराना, विद्यार्थियों को मनोरंजन कराना, प्रत्यक्ष अनुभव देकर आधारित अवधारणा निर्माण में मजबूत करना, केवल उपस्थिति दर्ज कराना, समय काटना। समय काटना गलत है, केवल आपका गलत है, मनोरंजन कराना गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका 100% सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा। जब ईवीएस शिक्षक ऊर्जा के स्रोतों को पढ़ाते समय विद्यार्थियों को पारंपरिक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत की तुलना करते हुए उसकी लागत, पर्यावरणीय प्रभाव और यहाँ पे स्थायित्व
का आकलन करने को कहते हैं। तो यह किस प्रकार के कौशल का विकास हो रहा है? मूल्यांकन कौशल, रटन कौशल, निष्क्रिय, और यहाँ पे कह रहा है मौखिक पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति दोहराना है, निष्क्रिय आपका गलत होगा, रटना भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। बात करेंगे 16वें प्रश्न की। कह रहा है ईवीएस में प्रोजेक्ट आधारित अधिगम का सबसे बड़ा यहाँ पे कह रहा है शैक्षिक लाभ क्या है? केवल अंक प्राप्त करना, केवल शब्द दिया है, गलत है आपका। वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना, एकदम दूसरा ऑप्शन सही होगा। रटकर गलत होगा, केवल आपका गलत होगा। पॉजिटिव भी लगाइए टैग और निगेटिव टैग का भी प्रयोग करके आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे सही था। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका 17वां प्रश्न है। 17 का कह रहा है कि यदि ईवीएस शिक्षक मृदा अपरदन विषय पढ़ाते समय विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की मिट्टी के नमूने लाकर उसके गुणों का अध्ययन करने के अपरदन की गति मापने का कार्य देते हैं, तो यह किस प्रकार की शिक्षण पर रणनीति है? प्रयोगात्मक, अनुभवात्मक होगा, एकदम सही है। मौखिक नहीं होगा, रटना नहीं होगा, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कहा है 18वां प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। क्लास बेहतर लग रही हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने। तो कह रहा है यहाँ पे ईवीएस में सतत विकास पढ़ाते समय किस प्रकार का मूल्यांकन सबसे उपयुक्त है? केवल दिया है, काट दीजिएगा। व्यवहारिक गतिविधि और प्रोजेक्ट आधारित अधिगम, एकदम सही होगा आपका दूसरा ऑप्शन। मौखिक पुनरावृत्ति दोहराने की बात कर रहा है, वस्तुनिष्ठ तो हो नहीं सकती, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा एकदम सही होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 19वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। कह रहा है कि ईवीएस में स्थानिक पर यहाँ पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का कक्षा चर्चा का मुख्य लाभ क्या है? कह रहा विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र पर्यावरण से जोड़ते समय संरक्षण की जिम्मेदारी का बोध कराना, विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान का अवसर देना, और यहाँ पे कह रहा समय बिताने के लिए केवल परीक्षा के लिए पढ़ाना। तो राइट आंसर यहाँ पे 19वें का किसके साथ जाएगा भाई? देखिए 19वें का जो जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा, व्यतीत। यहाँ पे कह रहा है विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र यानी उसके आसपास के पर्यावरण से जोड़कर और संरक्षण की जिम्मेदारी देना, क्योंकि स्थानिक बात कर रहा है तो स्थानिक में उसका क्षेत्र आ जाएगा, पहले ही संरक्षण भी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और क्लास बेहतर लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा। करा यदि ईवीएस शिक्षक जल संरक्षण पढ़ाते समय विद्यार्थियों को उसके घर के पानी का उपयोग का रिकॉर्ड रखने और अपव्यय के स्रोतों का यानी व्यय होने के स्रोतों का यहाँ पे पहचान करने और सुधार के सुझाव तैयार करने के लिए कार्य देता है, तो ये किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? करा क्रियात्मक अधिगम, रटंत, मौखिक, निष्क्रिय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा या फिर चौथा? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, और इसका आंसर बताइएगा कि 20 में से आप लोगों ने 15 प्रश्न सही किए या फिर नहीं किए, और इस 20वें का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। और जाते जाते यही कहेंगे आप लोगों से कि अगली क्लास बहुत ही जल्द हिंदी के यहाँ पे क्लास चलाई जाएंगी, जो कि आप लोगों के अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं एग्जाम में। तो शुरू करने से पहले बता दें, अगली क्लास उसमें आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है, क्योंकि उसमें कुछ टैग वर्ड चलेंगे, कीवर्ड चलेंगे, जिससे आप लोगों को लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना न भूलें।